Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. आज की इस वीडियो में हम हेल्थ असेसमेंट 1 यानी थर्ड सेमेस्टर के हेल्थ असेसमेंट के जो टॉपिक है असेसमेंट ऑफ द एब्डोमेन, एनएस और रेक्टम, जो कि तवील लेक्चर है, लेंथी लेक्चर है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो इस यूनिट के एंड में लर्नर्स जो है वो इस काबिल होगा कि जो पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री है उसके बारे में उसके पास इल्म मौजूद होगा। असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन, एनएस और रेक्टम के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा असेसमेंट किस तरह करते हैं, असेसमेंट फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन किस तरह होता है, या उसकी असेसमेंट किस तरह होती है, या उसकी जो फाइंडिंग होती है, ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन की, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है, जो कि तवील लेक्चर है। सबसे पहले हम जीआई सिस्टम की बात करेंगे। जीआई सिस्टम जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी कहते हैं, ये कैसा सिस्टम होता है जो कि माउथ से शुरू होता है और एनएस के ऊपर ख़त्म होता है। इसमें लीवर भी इन्वॉल्व होता है, गॉल ब्लैडर भी इन्वॉल्व होता है, और इसमें आर्टरीज एंड वेंस भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें पेनक्रियाज भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये एक तवील कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, और आज हम इससे रिलेटेड जितने भी डिसीज़ है उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो एब्डोमिनल असेसमेंट में सबसे पहले हम सब्जेक्टिव असेसमेंट लेते हैं। पेशेंट से पूछते हैं उसके एपेटाइट के बारे में कि पेशेंट को भूख लगती है कि नहीं, पेशेंट ने वेट गेन किया है या लॉस किया है प्रीवियस मंथ में या प्रीवियस वीक में, पेशेंट को डिस्फेजिया तो नहीं होता, डिफ़िकल्टी इन स्वालविंग, खाना खाने में कोई रुकावट तो नहीं होती, ठीक है। कुछ ऐसे फूड तो नहीं कि पेशेंट को यानी वो इंटॉलरेंट करता है, पेशेंट उसकी बॉडी जो है उसको इंटॉलरेंट करती है, मतलब एलर्जिक फूड है। इस तरह एब्डोमिनल पेन ऑफ नोज़िया एंड वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन के बारे में पूछेंगे, नोज़िया वोमिटिंग के बारे में पूछेंगे, या कोई शिकायत तो नहीं होती। बॉल मूवमेंट्स के बारे में पूछेंगे, बॉल मूवमेंट्स किस तरह होता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, या इसके अलावा एब्डोमिनल प्रॉब्लम पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुए थे पेशेंट के बारे में सर्जरी के हवाले से या कोई भी प्रॉब्लम उसके बारे में पूछेंगे। स्टूल में ब्लड का होना, इसका क्वेश्चन पूछेंगे कि आया ब्लीडिंग तो नहीं होती स्टूल के अंदर, जीआई ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन से हम पूछेंगे उसके बोतल के बारे में, ठीक है, कि वो बोतल फीड करता है या ब्रेस्ट फीड करता है, या वो कौन सी ऐसे टेबल फूड्स लेते हैं, ठीक है, या किस तरह लेते हैं और किस मकदार में लेते हैं, कितना लेते हैं, बेबी कितना ईट करता है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कंस्टिपेशन के हवाले से, या इसके अलावा कोई एब्डोमिनल पेन तो नहीं होती बच्चों को। टीनेजर से हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में पूछेंगे, ठीक है, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न के हवाले से पूछेंगे कि जो टीनेजर के बच्चे होते हैं उनकी एक्टिविटी क्या होती है, किस तरह एक्टिविटी करते हैं, आया वो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, बाहर चलते फिरते हैं, घूमते हैं, ठीक है। इस तरह रीसेंट वेट लॉस और गेन के बारे में पूछेंगे कि पिछले हफ्ते या महीने में कोई वज़न लॉस तो नहीं हुआ या कोई वज़न गेन तो नहीं हुआ, ठीक है, वेट गेन तो नहीं हुआ। ओल्डर एडल्ट से पूछेंगे कि किस तरह आप जो है ग्रोसरीज, किस तरह आप खाने पीने की जो राशन वगैरह ले खाना पीना है वो किस तरह लेते हैं, ठीक है, किस तरह अपने प्रिपेयर करते हैं अपनी मील्स, किस तरह अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कि आपको निगलने में कोई स्वालविंग तो नहीं होती, ठीक है। और इस तरह आपके जो बाउल मूवमेंट है, क्या आपको पखाने के यानी स्टूल पास करते हुए कोई कंप्लेन तो नहीं रहती, हार्ड तो नहीं होता, सॉफ्ट तो नहीं होता, मतलब ये है कि हम डायरिया और कंस्टिपेशन के हवाले से पूछेंगे। इसी तरह कोई कंस्टिपेशन के लिए आपने कोई ओटीसी तो नहीं लेते, या कोई हर्बल मेडिसिन तो नहीं लेते कब्ज़ को दूर करने के लिए, कोई प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं लेते, और इसके अलावा कौन से मेडिकेशन जो वो आप लेते हैं इन चीज़ों से निपटने के लिए। हम न्यूट्रिशन की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट से एलर्जीज़ की हिस्ट्री लेंगे, मेडिकेशन के हवाले से पूछेंगे, सिगरेट और तंबाकू के हवाले से पूछेंगे, अल्कोहल के बारे में पूछेंगे कि पेशेंट अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ के बारे में पूछेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स जो वो यूज़ कर रहे हैं। स्टूल का कैरेक्टर क्या है, स्टूल के अंदर ब्लड तो नहीं होता, स्टूल के अंदर कोई और चीज़ें एपिथेलियल या पस वगैरह तो नहीं होता। यूरिन का कैरेक्टर क्या है, यूरिन किस तरह होता है, उसका कलर क्या होता है, कोई इन्फेक्शन डिजीज़ तो नहीं हुई है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट तो नहीं हुए। इसी तरह प्रेगनेंसी के हवाले से पूछेंगे, कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है पेशेंट को। ओके, कॉमन एबनॉर्मलिटीज़, कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ होती है पेट के हवाले से जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं डिस्टेंशन। डिस्टेंशन का मतलब होता है पेट जब फूल जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, उसे हम डिस्टेंशन कहते हैं। वजह क्या होती है, एक्सेसिव गैसेस एक्यूमुलेशन, पेट के अंदर गैसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, गैसेस एक्यूमुलेशन कहते हैं। टेम्पेनी जो होता है
ये एक कैविटी बन जाती है, एक होलो कैविटी बन जाती है गैस लाइक, ठीक है। आपको एक फिगर में शो करते हैं टेम्पेनी के हवाले से, होपफुली इस फिगर से समझ में आया होगा। टेम्पेनी, टेम्पेनी क्या होते हैं? टेम्पेनी इन एब्डोमेन लिख लेते हैं, टेम्पेनी इन एब्डोमेन। टेम्पेनी जो है ये एक होलो कैविटी बन जाती है, गैसेस की एक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। एक किस्म का एयर एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। ये एयर एक्यूमुलेशन इमेजेस में देखते हैं, कम ऑन, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये एक टेम्पेनी है, ठीक है। एक कैविटी बन जाती है गैसेस की वजह से, इसे हम टेम्पेनी कहते हैं, ठीक है। होपफुली समझ में आया हुआ। अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, ठीक है। एक्सेसिव गैस एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है? टेम्पेनी, टेम्पेनी एक होलो कैविटी बन जाती है, गैसेस स्ट्रक्चर बन जाता है एयर का। एसाइटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेट के अंदर पानी जमा हो जाता है, ठीक है, एसाइटिस। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम एसाइटिस कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी एसाइटिस। एसाइटिस, ओके, ये आपको ये कंडीशन नज़र आ रहा है, इस कंडीशन को हम एसाइटिस कहते हैं। पेट इसमें सूज जाता है क्योंकि पेट के अंदर पानी भर जाता है। इसके कॉजेज जो है बहुत ज़्यादा कॉज है, लीवर फेलियर की वजह से भी हो सकता है। इसी तरह ब्रूइड, ब्रूइड जो है ये एक हुमिंग, जिस तरह हुमिंग एक बर्ड आता है, ठीक है, उसकी जो साउंड होती है हुमिंग साउंड या स्विशिंग साउंड होती है, स्टेथोस्कोप में हम देखते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स, जब ब्लड वेसल्स के ऊपर जब हम रखते हैं स्टेथोस्कोप तो उसमें हुमिंग साउंड आता है जिसे हम ब्रूइड कहते हैं। उसकी वजह क्या होती है? जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, वो नेरो हो चुके होते हैं। नेरो का मतलब ये होता है कि तंग हो चुके होते हैं, उसके अंदर ब्लड जो है ब्लड तेज़ी के साथ मूव करते हैं, उस वजह से जो है स्विशिंग साउंड आती है, ठीक है। ओके, इसके बाद है वाइब्रोरिग्मी। वाइब्रोरिग्मी जो होता है वेव्स ऑफ लाउड गार्गलिंग साउंड, गार्गलिंग साउंड या लोड साउंड की एक लेयर को हम वाइब्रोरिग्मी कहते हैं। इसका मतलब अगर हम वाइब्रोरिग्मी साउंड हमें स्टेथोस्कोप के जरिए मालूम होगा, इट्स मीन के बाउल की मूवमेंट क्या हो चुकी है? हाइपर एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। इट्स मीन हाइपर एक्टिव बाउल क्या इंडिकेट करता है? हाइपर एक्टिव बाउल इंडिकेट करता है कि पेशेंट को सीवियर डायरिया है। रीबाउंड टेंडरनेस, रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब ये है कि सडन पेन व्हेन फिंगर आर विड्रॉ क्विकली। मतलब आपने मिसाल के तौर पे अपेंडिक्स जो एक रीजन है राइट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर आपने फिंगर रख दिए और फिर फिंगर जब आपने अचानक उठा लिए तो उसकी वजह से पेशेंट ने कंप्लेन की, शिकायत की, पेन की शिकायत की, कंप्लेन की, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब होता है सेंसिटिव टू टच, ठीक है। समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे आपका जो पॉइंट दुखता है, जिस जगह पर दर्द होता है, आप उसके ऊपर ज़ोर से उंगली रखते हो और ज़ोर से हटाते हो तो पेशेंट कंप्लेन करता है, क्योंकि आपकी उंगली हटाने से डायरेक्ट पेन होता है पेशेंट को। इस अमल को हम रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। याद रखें, रिबाउंड टेंडरनेस जो होता है ये अपेंडिसाइटिस के अंदर होता है और ये एमसीक्यूज़ में पूछा गया डाउ यूनिवर्सिटी में। हार्निया का मतलब क्या होते हैं? आपकी बॉडी का जो ऑर्गन था वो अपनी असली पोजीशन से बाहर की तरफ मूव आ गया, बल्जिज हो गया, ठीक है। इस कंडीशन को हम हार्निया कहते हैं। हार्निया के डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। हार्निया जो है इंग्वाइनल हार्निया है, फीमोरल हार्निया है, इंसिशनल हार्निया है, ठीक है। मैं हार्निया की फिगर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि समझ में आए। ये जो कंडीशन है जिसमें यू कैन सी, अच्छा ये हिस्सा अब देखिए, इसमें देखिए ये अलग अलग हिस्सों पर बाहर एक दाने की तरह स्ट्रक्चर जो है नज़र आता है, इसे हम हार्निया कहते हैं। हार्निया के अलग अलग टाइप्स हैं, इंग्वाइनल है, फीमोरल है, अम्ब्लाइकल हार्निया है, एपिगैस्ट्रिक हार्निया है, ल्यूट्रल हार्निया है, इंसिजनल हार्निया है, ठीक है। ओके, दोबारा अपनी लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। हार्निया, ठीक है। हार्निया किसकी वजह से होते हैं? स्ट्रेनिंग की वजह से होता है, हैवी लिफ्टिंग की वजह से होता है, पेट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर की वजह से होता है हार्निया। क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ने से जो हमारे मसल्स होते हैं या जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेशर की वजह से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इंग्वाइनल है, फीमोरल है, अम्ब्लाइकल है और इंसिशनल है। आपके लेक्चर में ये अहम इम्पोर्टेंट इंग्वाइनल, फीमोरल, अम्ब्लाइकल और इंसिशनल, ये चार इसके सब टाइप्स है। रेक्टम और एनस में हेमरोइड मोस्ट कॉमन कॉज है। हेमरोइड इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। जो इंटरनल हेमरोइड होता है
उसके अंदर एक वेन होता है जिसे हम थ्रोम्बोस्ट वेन कहते हैं। थ्रोम्बोस्ट वेन का मतलब उसमें ब्लड को क्लॉट हो चुका होता है, ठीक है। और जब भी पेट के ऊपर कंस्टिपेशन या डायरिया की वजह से जो रेक्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, वो थ्रोम्बोस वेन जो होते हैं वो फट जाते हैं, और उसकी वजह से इन केस ऑफ इंटरनल हेमोरॉयड, याद रखें इंटरनल हेमोरॉयड में थ्रोम्बोस वेन होता है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। एक्सटर्नल हेमोरॉयड जब वो रेक्टम के बाहर मसल्स आते हैं उसे हम एक्सटर्नल हेमोरॉयड्स कहते हैं। टेनिसमस का मतलब ये होता है कि स्टूल पास करते वक्त बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्ट्रेनिंग आती है, पेशेंट जब बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं स्टूल पास करते वक्त, दैट कंडीशन इज कॉल्ड टेनिसमस। स्टिटोरिया का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टूल जिसमें फैट मौजूद हो, फ्रोटी हो, उसकी स्मेल जो हो वो मतलब अनप्लेजेंट हो, फोल स्मेल हो, बेकार सी स्मेल हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स मौजूद हो, ऐसे स्टूल को हम स्टिटोरिया कहते हैं। एनोरेक्सिया एक ऐसा कंडीशन होता है, जीआई डिसफंक्शन के अंदर आता है, जिसमें खाना खाने को दिल नहीं करता, ठीक है। मोस्टली ख़वातीन के अंदर होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कि जिसमें ख़वातीन ये सोचती है कि वेट बढ़ जाएगा, दैट्स वाई मतलब उनका डिज़ायर नहीं होता खाना खाने का। इनमें वेट का मतलब वेट गिर जाते हैं, ठीक है। डल और थिन ब्रिटल हेयर्स, बॉडी यानी फेस उनका डल नज़र आते हैं। ब्रिटल हेयर्स, बाल उनके बिल्कुल बारीक हो जाते हैं, ब्रिटल चमकदार हो जाते हैं, टायर्ड नज़र आते हैं। एपथेटिक फेशियल एक्सप्रेशन उनका चेंज हो जाते हैं। स्किन और नेल ड्राई हो जाते हैं और मसल जो वो उनके वेस्टिंग हो जाते हैं। लेब वर्कआउट में हम उसको डायग्नोस करते हैं माल न्यूट्रिशन, मतलब खाना खाने की कमी। एल्बुमिन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है, सीरम एल्बुमिन टेस्ट हम करवाते हैं। लिम्फोसाइड काउंट जो है 1500 मिलीमीटर क्यूब से कम आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर एक लेब के अलग अलग वैल्यूज़ होती है, लेकिन आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। इंटेस्टिनल गैसेस फ्लेटस एक गैस होता है जो कि रेक्टम से पास होता है। अब गैस कहाँ से आते हैं? हम जो मुंह से सांस लेते हैं या हमारे स्टमक में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम से गैस की शक्ल में खारिज जाते हैं। और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो जंक फूड होते हैं, स्पाइसी फूड होते हैं, जिसकी वजह से गैस बन जाते हैं, ठीक है। 0.6 लीटर गैस जो है ऑर्डरी पास होता है, एक ह्यूमन बीइंग करता है। ब्लीडिंग की बात करें, अपर और लोअर ब्लीडिंग होती है, जिसे हम अपर जीआई ब्लीडिंग भी कहते हैं और लोअर जीआई ब्लीडिंग भी कहते हैं। एक्यूट शदीद ब्लीडिंग वो होती है जो 1000 ml ब्लड लॉस हो जाए एक ही साथ, या वक्फे से 100 ml ब्लड लॉस होते जाए। क्रॉनिक ओवर अ पीरियड ऑफ वीक और मंथ, क्रॉनिक वो होते हैं जो एक महीने में कंटिन्यूस छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में ब्लड लॉस होता है, जो कि हेमोरॉयड के अंदर होता है, या हफ्तों में, ठीक है। अब टाइप्स के ओकुलेट एक ऐसा स्टूल होता है कि जिसमें ब्लड का पता नहीं चलता, सिर्फ लेबोरेटरी में उसका पता चलता है। इसी तरह मेलिना जो होता है, मेलिना में स्टूल का कलर बिल्कुल रेड हो जाता है। इसके अलावा हेमाटोचीजिया एक ऐसा स्टूल होता है जिसमें ब्लड बिल्कुल फ्रेश मौजूद होता है। रिटोरेजिया जो होता है उसमें रेक्टम से ब्लीडिंग होती है। हेमेटिमेसिस भी मतलब खालिस ब्लीडिंग होती है, इसे हम हेमेटिमेसिस कहते हैं, ठीक है। एनाटॉमी, हम फिजिकल असिस्टेंट ऑफ द एब्डोमेन स्टार्ट करने से पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर को देखेंगे, ऑर्गन्स देखेंगे, लिम्फ नोड देखेंगे और आर्टरीज देखेंगे, जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का फंक्शन देखेंगे, जेनेटिक यूरिनरी ट्रैक्ट का फंक्शन देखेंगे और वास्कुलर सप्लाई देखेंगे कि आर्टरीज और वेंस के अंदर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो रही है या नहीं। साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, मासेस, साइज, पेन किस तरह, रिफर पेन है, कौन सा पेन है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम के हवाले से। रिव्यू की ऑर्गन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियास, आउरी, अपेंडिक्स, किडनी, यूरेटर ब्लैडर और पेरिटोनियम, ये हमारे एब्डोमेन के अंदर जो मेजर चीज़ें जिसको हम असेसमेंट के अंदर काउंट करते हैं। नॉर्मली पाल्पेबल ऑर्गन में जो है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो एवोटा है उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। लीवर पाल्पेट कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। एसेंडिक कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, यूट्रस हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया और इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जिसे हम फुल यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं। बिफोर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, हमने एब्डोमेन के फिजिकल एग्जामिनेशन से पहले क्या करना है, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, एक लाइटिंग एक अच्छा मैकेनिज्म हो, एक ख़ास टेम्परेचर कमरे के अंदर मौजूद हो, ठीक है। पेट को हम एक्सपोज करेंगे, पेशेंट को जो है हाफ अंड्रेस करेंगे, उसका ब्लैडर एम्प्टी करेंगे, पेशेंट का जो पोजीशन होगा सपाइन पोजीशन होगा, सपाइन पोजीशन पेशेंट सीधा रहेगा और दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहेगा और उसकी जो हेड होगा वो यानी उसका सर तकिए के ऊपर होगा और उसकी जो नी है वो पीलू के ऊपर थोड़े से बेंट करेंगे, ठीक है।
ऑन अ पिलो। अच्छा, स्टेथोस्कोप जो है वो बिल्कुल वार्म होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। आपके हैंड्स बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, ना ज़्यादा टू कूल ना ही टू हॉट। इसके अलावा पेनफुल एरियाज़ जो होते हैं, जो पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि दर्द हो रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे, याद रखें। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन टेक्निक से मुराद ये होते हैं कि हम किसी टेक्निक अपनाएंगे कि पेशेंट को जो है फ्रेंडली उसकी जो कॉग्निटिव होता है, जो उसका पेन वगैरह होते हैं उसके साथ साथ हम पेशेंट को लेके जाएंगे ताकि बातों बातों में उसकी एडजस्टमेंट जो है कंप्लीट करेंगे। डिस्ट्रक्शन या कुछ ऐसे पार्ट्स जो हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं उनको हमने पाल्पेट करना होता है, उसकी ऑक्सल्टेशन करनी होती है, ठीक है, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट जो है असेसमेंट की जो बेसिक प्रोटोकॉल्स है, इनमें सबसे पहले आते हैं इंस्पेक्शन में हम इंस्पेक्ट करते हैं फिज़िकल अपीयरेंस वगैरह, और ऑस्कल्टेशन में हम उसके साउंड देखते हैं। पार्क्यूशंस में जो है, पार्क्यूशन में बेसिकली उसके ऊपर यानी उस ऑर्गन को देखते हैं प्रेशरफुली, ठीक है, अपने हाथ से उसको प्रेस करते हैं, उस ऑर्गन की लोकेशन, उसके बाउंड्रीज़ को देखते हैं, उसके अंदर मासेस या नोड्यूल्स को देखते हैं। और पी का मतलब होता है पाल्पेशन का मतलब उसको हम पाल्पेट करते हैं। अच्छा, स्पेशल टेक्निक इफ सिम्टम प्रेजेंट ऑन दी हिस्ट्री और एब्डोमिनल फिजिकल फाइंडिंग में अगर कोई ना कोई एबनॉर्मल मौजूद है तो तब हम जो है ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह असेसमेंट ऑफ द एब्डोमेन में एनाटॉमिकल मैपिंग में 4 क्वाड्रेंट है, राइट अपर क्वाड्रेंट, इसी तरह राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है और फिर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है। उसके अंदर फिर 9 रीजन्स है। लैंडमार्क्स में अलग अलग लैंडमार्क्स से आगे फिगर में डिस्कस करेंगे। जिपॉइड प्रोसेस है, अम्बिलिकस है, मिड लाइन है, कोस्टल मार्जिन से, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, ठीक है। इस फिगर में सबसे पहले देखिए ये एक पेट है, ठीक है, कंप्लीट। इस पेट में ये वाला हिस्सा जो है कंप्लीट, इसे हम राइट अपर क्वाड्रेंट कहते हैं। इसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसे हम राइट लोअर क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरह ये लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट कहलाता है और इसके नीचे वाले से लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट कहलाते हैं। अब इनके दरमियान जो आपको ये एंगल नज़र आ रहा है, ये राइट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के दरमियान जो एंगल ऊपर जो रिब्स की तरफ गया हुआ है इसे हम जिपॉइड कहते हैं। इसी तरह राइट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट को जो अम्बिलिकल रीजन है इसके साथ डिवाइड किया गया है नीचे 2 हिस्सों में। इस वाले क्रेस्ट को जिसने राइट अपर क्वाड्रेंट और राइट लोअर क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट को अलग किया है, इसे हम राइट इलिक क्रेस्ट कहते हैं। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को अलग करने वाला जो लाइन है उसे हम लेफ्ट इलिक क्रेस्ट कहते हैं। और ये आखिरी वाला हिस्सा जो होता है ये प्यूबिक बोन होता है जहाँ पर गॉल ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर मौजूद होते हैं। अभी हम 9 कैविटीज़ के बारे में बात करेंगे, 9 रीजन्स। 9 रीजन में जैसे अब मिसाल के तौर पे मैंने बताया कि इस तरह के पहले 4 हिस्से थे, यू और फिर यू, राइट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसके अंदर 9 रीजन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाले से कहलाते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले कहलाते हैं राइट लंबर रीजन। क्यों? क्योंकि लंबर वर्टिब्री के करीब होते हैं। और राइट इलिक फोसा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जो इलियम होता है यहाँ पर अटैच होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह ये वाला हिस्सा जो होता है जहाँ पे स्टमक होता है इसे हम एपिगेस्ट्रम रीजन कहते हैं। ये वाला हिस्सा अम्बिलिकल रीजन कहलाता है क्योंकि यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जिसे हम नाफ कहते हैं। इसी तरह आखिरी वाले हिस्सा जो होता है इसे हम हाइपोगेस्ट्रम कहते हैं, हाइपोगेस्ट्रिक रीजन भी कहते हैं, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर वगैरह मौजूद होते हैं। इसी तरह ये वाला हिस्सा जो है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम कहलाता है, नीचे वाले लेफ्ट लंबर रीजन है और लेफ्ट इलिक फोसा। आप सिर्फ ये याद रखें, ठीक है, राइट और लेफ्ट एक के नाम याद रखें तो लेफ्ट वाले खुद ब खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी एपिगेस्ट्रम है, अम्बिलिकल है और इसके अलावा हाइपोगेस्ट्रम है, ठीक है। ये 9 रीजन्स है एब्डोमेन के, यू मस्ट रिमेंबर। अब इस फिगर में देखें, इस फिगर में बिल्कुल क्लियर शो किया गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एपिगेस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलिक फोसा, ठीक है, और हाइपोगेस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलिक फोसा जिसे हम इंग्वाइनल रीजन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे, पेशेंट के पेट का शेप देखेंगे, उसमें कोई घाव वगैरह तो नहीं, कोई लेजन तो नहीं है, कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं, उसकी वास्कुलरिटी देखेंगे, पेट के अंदर कोई विजिबल वेंस तो मौजूद नहीं, कैपिलरीज तो नहीं है, मूवमेंट किस तरह है उसकी। ऑस्कल्टेट करेंगे, ऑस्कल्टेट हम बाउल साउंड देखेंगे, ठीक है। और लीवर पोजीशन को हम क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे, यानी पेट को जो है पेट के ऊपर, यानी लीवर जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उसको
फोर्सफुली हम प्रेशर के साथ चेक करेंगे एक ख़ास टेक्निक के साथ। वास्कुलर साउंड भी मालूम करेंगे लीवर का। पार्क्यूजन में हम क्या करेंगे, पार्क्यूजन जो टिम्पैनी होती है उस टिम्पैनी के लिए हम पार्क्यूजन करते हैं। टिम्पैनी कैविटी होती है जिसमें पेट के अंदर गैस भर जाते हैं। ऑर्गन्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। फुल ब्लैडर अगर होगा तो वो डल, मतलब उसकी जो पार्क्यूजन होगी वो डल होगी। फर्स्ट पार्क्यूजन ओवर दी कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, किडनी के लिए हम कोस्टोवर्टिब्रल एंगल जो है अपनाएंगे। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल जो है नाउ कोस्टोवर्टिब्रल एंगल आपको दिखाता हूँ। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल जो कोस्टल रिब्स है और वर्टिब्री है इसके दरमियान जो है, नाउ यू कैन सी, ये हिस्से जो ये कहलाते हैं कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, यानी बैक साइड। इस बैक साइड्स को हम देखेंगे। एक हाथ यानी अगर हम डीप परक्यूजन करेंगे तो एक हाथ नीचे होगा, एक उसके ऊपर होगा, ठीक है। और किडनी के हम इसमें देखेंगे कि किडनी की इसमें हम असेसमेंट करेंगे, ये कहलाते हैं कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। अच्छा, इस फिगर में देखें ये हिस्सा, ये भी कोस्टोवर्टिब्रल एंगल कहलाता है। अच्छा, ये हम पार्क्यूजन की बात कर रहे थे, ठीक है। किडनी के हम पहले कोस्टोवर्टिब्रल करेंगे, फिर उसका फ्रंट से करेंगे। एसाइटिस, अच्छा पार्क्यूजन हम एसाइटिस के लिए भी करते हैं। पार्क्यूजन के पेट के अंदर कोई एब्डोमेन यानी एब्डोमेन के अंदर कोई फ्लूइड तो नहीं भरा हुआ है, ठीक है। किस किस के लिए हम करते हैं मैंने बता दिया। ऑर्गन के लिए, टेम्पेनी के लिए, एसाइटिस के लिए और फुल ब्लैडर में डल आएगा। पाल्पेशन हम ऑर्गन का करेंगे, मासेस देखेंगे, लिम्फ नोड्स देखेंगे, एवोटा और फीमोरल आर्टरी, इनको हम पाल्पेट करेंगे, सही है। बिगिन, अच्छा अब ये हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हम शेप देखेंगे, कौन सा शेप है, रिबाउंड है, फ्लैट है, स्किपॉइड है, आगे फिगर में शेप मौजूद है। डिस्टेंशन, अनयूजुअल स्ट्रेचिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। डिस्टेंशन का मतलब होता है पेट बहुत ज़्यादा लटकना, उसको बर्दाश्त ना करना, ये डिस्टेंशन कहलाते हैं, पेट यानी बढ़ जाना, ठीक है। 6 F's के नाम याद रखें। 6 F's की वजह से हो सकता है फीसिस, फ्लैटस ज़्यादा गैस, चर्बी, फ्लूइड्स के बढ़ जाना, फिब्रोइड ट्यूमर और फिटस, ठीक है, यानी बच्चा होना भी पेट को डिस्टेंट कर देती है। अच्छा, सिमेट्रिकल हम देखेंगे कि पेट किस तरह है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, उसकी पोजीशन किस तरह है, ठीक है। इसी तरह लोकेशन ऑफ द एसिमेट्रिकल डिस्टेंशन। एसिमेट्रिकल डिस्टेंशन का मतलब कि पेट के किसी एक साइड पर कोई एक साइड पर मतलब डिस्टेंशन तो नहीं हुई, ठीक है। एसिमेट्रिकल डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, फिगर में आप देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एसिमेट्रिकल डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिगर के ज़रिए क्लियरली समझ में आए। ये रहा, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अभी देखिए ये क्या है, अब ये एसिमेट्रिकल है, इसका कोई ख़ास, हम सिमेट्रिक का मतलब होता है कि पेट को दो हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। लेकिन पेट का कुछ हिस्सा होता है। अब इस फिगर में आप देखें, इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में पेट का कुछ ये इस तरफ जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ज़्यादा फूल चुका है, बाकी नॉर्मल है, तो ये कहलाते हैं एसिमेट्रिकल। अच्छा, नेट सही नहीं चल रहा, लेकिन आप इस फिगर में देखें। अच्छा, इस फिगर को देखें, पेट बिल्कुल टेढ़ा है, ठीक। इस फिगर को ये देखें, ये क्या, ये एसिमेट्रिकल है। अब इसको देखिए, बाहर से बल्जे हो चुका है, ये भी एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि पेट बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, मतलब हम उसको दो हिस्से में डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, नोट पोजीशन द पर्सन इज एज्यूमिंग, उस पोजीशन को हमने नोट कर रहे हैं जिस पोजीशन को पेशेंट जो एज्यूम कर रहे हैं, बार बार उस पोजीशन पर पेशेंट लेटता है। इज द पर्सन रेस्टलेस और स्टिल, हमने ये नोट करना है कि पेशेंट जो अभी तक वो रेस्टलेस है, ठीक है। हमने मासिस को ऑब्जर्व करना है, इन लार्ज लीवर को, स्प्लीन को, कि उनके अंदर कोई सूजन तो नहीं है। पेशेंट को बोलें कि आप गहरी सांस लो और उसको रोके और फिर उसके हम इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। अब पाँव से हम देखेंगे कि पेट उसका इक्वल है दोनों हिस्सों में, ठीक है। अगर इक्वल है तो वो सिमेट्रिकल है, अगर इक्वल नहीं है तो वो एसिमेट्रिकल है, सही है।
ये शेप है एब्डोमेन की, ये फ्लैट शेप कहलाता है, ये स्केफॉइड शेप कहलाता है, ये रिबाउंड शेप है, और ये इसके अलावा प्रोटोबेरेंट शेप है। अच्छा, स्किन की भी हम करेंगे इंस्पेक्शन। पिगमेंटेशन स्किन के कलर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, जॉइंडिस तो नहीं है, जॉइंडिस हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सन एक्सपोजर, अगर पेशेंट सन के सामने नहीं बैठते, एक्सपोज नहीं हो रहा है, तो इट्स मीन कि जॉइंडिस डेवलप कर सकता है। इसी तरह हम लेशन के बारे में देखेंगे कि स्किन के ऊपर कोई चाले वगैरह तो नहीं है, ज़ख़म तो नहीं है। स्टीरिया को देखेंगे, स्टीरिया का मतलब पेट के अंदर कोई स्ट्रेचिंग तो नहीं है, उसके मसल स्ट्रेच तो नहीं हुए। मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन में ये कॉमन होते हैं, याद रखें। स्कार देखेंगे, कोई सर्जिकल स्कार मौजूद तो नहीं है, ठीक है। कोई ज़ख़म जो पहले ऑपरेट के ज़रिए कटा था अभी ठीक है कि नहीं, कोई मौजूद है कि नहीं। वेंस देखेंगे कि अगर डायलेटेड वेंस हुए, इसका मतलब कि पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन है। पोर्टल हाइपरटेंशन कहाँ का होता है? लीवर का होता है। स्पाइडर एंजियोमा, स्पाइडर एंजियोमा का मतलब ये होता है कि जब पेट में एक बड़ा नेटवर्क स्पाइडर यानी मकड़ी के जाले की तरह एक नेटवर्क मौजूद है कैपिलरीज का, स्पाइडर एंजियोमा, तो इस कंडीशन को हम स्पाइडर एंजियोमा कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्पाइडर एंजियोमा कहलाते हैं, इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज नज़र आती है, इसे हम स्पाइडर एंजियोमा कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम एवेलुएट करते हैं कि ये स्पाइडर एंजियोमा है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि ब्लड वेसल के अंदर स्वेलिंग हो चुकी है। इसी तरह टेलेंजिक्टेसिस का मतलब होते हैं छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, उससे हम टेलेंजिक्टेसिस कहते हैं। ये स्टीरिया है, आपको जैसे मैंने बताया कि स्टीरिया का मतलब ये होता है कि स्क्रैचिंग आती है पेट में, एब्डोमेन में, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन में ये कॉमन है। और रिस्पिरेटरी मूवमेंट्स को मेल्स के हम एब्डोमिन को ऑब्जर्व करेंगे कि एब्डोमिन्स प्रॉपरली मूव हो रहा है, यानी लेक ऑफ एब्डोमिनल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस है। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम पेट की एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। और फीमेल्स के हम कोस्टल्स देखेंगे, कोस्टल्स जो रिब्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे। विजिबल पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है? वेव्स ऑफ मूवमेंट, वेव्स ऑफ मूवमेंट देखेंगे कि बाउल के अंदर मूवमेंट है कि नहीं। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो इट्स मीन के क्या है? बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटेस्टाइन में कोई ना कोई रुकावट है। पल्सेशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एब्डोमिनल एवोटा इज़ नॉर्मल इन 3 पीपल। जो 3 पीपल होते हैं उनमें जब एब्डोमिनल एवोटा जो कि एक आर्टरी होती है पेट की, उसकी जब हम पल्सेशन करते हैं तो वो नॉर्मल होती है। कौन से पीपल में? जो कमज़ोर होते हैं, जो 3 होते हैं। ऑस्कल्टेशन साउंड में हम बाउल साउंड देखेंगे, वास्कुलर साउंड और लीवर पोजीशन देखेंगे। बाउल साउंड जो डायफ्राम होता है स्टेथोस्कोप का, डायफ्राम वो वाला हिस्सा जो हम रखते हैं अपने ख़ास पोजीशन पर, जहाँ जिस जो जगह की हमने ऑस्कल्टेशन करते हैं डायफ्राम, ठीक है। फिर क्या करेंगे? जब हम उसको रखेंगे बाउल साउंड के लिए, कहाँ पर रखेंगे? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। इलियोसिकल वाल, इलियोसिकल वाल वो वाल होता है जो एलियम और सिकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा होता है इसके दरमियान मौजूद होता है। इलियोसिकल वाल पर हम बाउल साउंड सुनेंगे, ठीक है। मोर लाइकली टू बी हियर इलियोसिकल वाल, यू मस्ट रिमेंबर। 5 से लेकर 15 टाइम जो है पर मिनट, 1 मिनट में 5 से लेकर 15 दफ़ा हम उस साउंड को सुन सकते हैं। हाई पिच और गार्गलिंग नॉइस होती है, गार्गलिंग जिस तरह गरारे लेते हैं हम, ठीक है, उस तरह साउंड होता है। हाई पिच उसकी साउंड होती है बाउल साउंड। ऑस्कल्टेशन ऑफ बाउल साउंड सिस्टमेटिक लिसन और 9 एरियाज, 9 एरियाज में पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये कंप्लीट 9 एरियाज में हम ऑस्कल्टेशन करेंगे बाउल साउंड के लिए। एबनॉर्मल फाइंडिंग बाउल साउंड के हवाले से जो एबनॉर्मल फाइंडिंग आएगी, लिसन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक हम देखेंगे, ठीक है। अगर एब्सेंट हुआ तो इसका मतलब बाउल के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, कोई टिश्यूज़ बिल्ड हो चुके हैं, या वल्वुलस है, या कुछ भी हो सकता है, या पोटाशियम लेवल कम है, या सर्जिकल मैनिपुलेशन की उसको ज़रूरत है, सर्जिकल की तरफ लेके आने, या इसके अलावा लोअर लोब नमूनिया हो चुका है। लोअर लोब नमूनिया भी क्या करता है कि लोअर लोब नमूनिया भी बेसिकली बाउल साउंड्स को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देते हैं। इसके अलावा टिंकलिंग साउंड्स, टिंकलिंग साउंड्स भी एक साउंड होता है, रशेस ऑफ साउंड होता है, ठीक है, जो कि अर्ली बाउल ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। उसकी वजह क्या होती है? लो पोटाशियम आइंस। पोटाशियम आइंस जब कम होते हैं तो एक साउंड पैदा होता है जिसे हम टिंकलिंग साउंड कहते हैं, ठीक है। और टिंकलिंग साउंड की वजह से बेसिकली बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इंडिकेट करती है कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर बाउल साउंड इंक्रीज़ हो गया तो इसका मतलब कि जो फ्लूइड मौजूद है
उसकी मूवमेंट तेज़ हो चुकी है, इट्स मीन क्या डायरिया है। याद रखिए पोटेशियम अगर लो होगा तो कंस्टिपेशन होगा, पोटेशियम अगर ज़्यादा है बाउल साउंड भी ज़्यादा होगा, और बाउल साउंड ज़्यादा होगा तो डायरिया होगा। इसे हम हाइपर एक्टिविटी कहते हैं, और लो पोटेशियम को जैसे हाइपर एक्टिविटी होती है। हाइपर एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन का मतलब डायरिया और कंस्टिपेशन, और हाइपर एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन का मतलब ये होता है कि पेशेंट को डायरिया हो चुका है, इस वजह से ज़्यादा स्टूल पास कर रहे हैं। अच्छा, बाउल साउंड अगर एब्सेंट है तो 5 मिनट में कोई बाउल साउंड नहीं आ रहा, ठीक है। अगर पेशेंट हाइपो एक्टिव है, मतलब उसके इंटेस्टाइन की मूवमेंट हाइपो एक्टिव है, लेस देन 5 पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 5 से कम वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्टिव होगा तो 5 से लेकर 30 टाइम्स जो वो बाउल साउंड प्रोड्यूस करेगा 1 मिनट में। अगर हाइपर एक्टिव है तो 30 पर मिनट में नहीं, 30 साउंड पर मिनट में या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब पेशेंट क्या है, पेशेंट डायरिया के साथ है, और हाइपर एक्टिव का मतलब क्या है, पेशेंट जो है कंस्टिपेशन के साथ है, और एब्सेंट का मतलब कोई ना कोई बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है। स्क्रैच टेस्ट, स्क्रैच टेस्ट का मतलब यह होता है कि हम जो स्टेथोस्कोप का डायग्राम होता है वो लीवर के ऊपर प्रेस करेंगे, ठीक है, लोअर रिब केज जो पसलियों की हड्डियाँ होती है उसके लोअर हिस्से में, और इंडेक्स फिंगर जो हमारी शहादत की उंगली होती है उसको लीवर के ऊपर प्रेस करेंगे, ठीक है। स्क्रैच ऑफ द एब्डोमेन ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन जो हमारे क्लेविकल्स होते हैं उसके बिल्कुल नीचे आते हुए लीवर्स के ऊपर जो है हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर साउंड जो है वो लाउड नज़र आए, मतलब साउंड आपको लाउड सुनाई दे, तो इसका मतलब कि आपने लीवर के जो बॉर्डर है उसको टच कर दिया है, ठीक है। एक फिगर में कोशिश करता हूँ कि आपको ये फिगर इसके दिखाऊँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कंट्रोल सी, स्क्रैच टेस्ट, स्कल्टेशन ऑफ लीवर। नेट की थोड़ी सी कमज़ोरी है। ओके, तो जैसे ये फिगर शो हो जाए इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा कि स्टोरी में क्या कहना चाह रहे हैं और रियल लाइफ में ये क्या है। अच्छा, इस फिगर में देखें, ये देखें यहाँ पर जो है बेसिकली लीवर की असेसमेंट हो रही है, ठीक है। इससे बेहतर असेसमेंट ये है, ठीक है, ये हिस्सा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, परक्यूशन भी कर रहे हैं। ऑस्कल्टेशन मतलब ये सेट कंप्लीट सेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डायफ्राम रखेंगे, उसके ऊपर डायफ्राम के ऊपर जो लोअर रिब केज है उस हिस्से पे इंडेक्स फिंगर रखेंगे, और जो एब्डोमेन होता है मिड क्लेविकुलर लाइन से, यानी जो क्लेविकल्स होते हैं उसके सीधे लाइन से आते हुए राइट अपर क्वाड्रेंट में उसको प्रेस करेंगे, और प्रेशर के साथ हम एक साउंड सुनेंगे। अगर साउंड जो है लाउड होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली लीवर के बॉर्डर तक आप पहुंच चुके हैं। बेल ऑफ स्टेथोस्कोप, अच्छा, एवोटा, रीनल, एलिक और फीमोरल, हम इसके साउंड देखेंगे, ठीक है। एवोटा, रीनल, एलिक और फीमोरल ये सारी आर्टरीज है, ठीक है। अच्छा, एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है? एन्यूरिज्म का मतलब ये होता है कि आर्टरी कुछ ऐसे पार्ट में अपना जो इलास्टिसिटी होती है वो लॉस कर चुकी होती है, और उसके अंदर ब्लड जो होता है वो स्विश करता है, यानी किसी भी टाइम वो आर्टरी रप्चर हो सकती है। तो हमने उसको पाल्पेट नहीं करना, ना हमने उसको जो है बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, क्योंकि वो रप्चर हो सकता है और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस जो है बिल्डअप हो सकते हैं। ऑस्कल्टेशन ऑफ वास्कुलर साउंड, इस हिस्से में हम करते जाएंगे, ठीक है। बेसिकली जिस तरह मैंने बताया कि ए फॉर एवोटा, आर फॉर रीनल, इलिक और फीमोरा, ठीक है। ये एवोटा है, ये रीनल है, ये भी रीनल है, ठीक है। और इसी तरह ये इलिक है, और एफ का मतलब होता है फीमोरा। ये एक ख़ास लोकेशन है, इस लोकेशन के ऊपर हम ऑस्कल्टेशन करेंगे वास्कुलर साउंड के लिए। अच्छा, ब्रूइड्स का मतलब क्या होता है? ब्रूइड्स का मतलब ये होता है कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड मूव कर रहा है तो उससे हम ब्रूइड्स कहते हैं, ठीक है। इस फिगर को मैं जल्दी मूव कर रहा हूँ, ऐसा ना कॉपीराइट आ जाए इसमें। कॉमन ब्रूइड्स,
अच्छा, अगर ब्रूड साउंड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एवोटा के अंदर एन्यूरिज्म हो चुका है। एन्यूरिज्म एक ऐसा कंडीशन होता है कि जिसमें आर्टरी अपनी एक बेलून की तरह बन जाती है, ठीक है, इनइलास्टिक हो जाती है, कभी भी वो फट सकती है। हमने उसको पाल्पेट नहीं करना है अगर हमने ब्रूड साउंड सुन लिया। याद रखें, अगर ब्रूड साउंड सुन लिया, स्विशिंग साउंड सुन लिया कि उसमें ब्लड जो है बिल्कुल गोल सर्कल की वजह से स्विशिंग साउंड आ रहा है, ठीक है, जिसे हम ब्रूड भी कहते हैं, हमने उसको फिर जो है पाल्पेट नहीं करना, क्योंकि एन्यूरिज्म रप्चर हो सकता है। इसी तरह रीनल के अंदर स्टीनोसिस, स्टीनोसिस का मतलब आर्टरी जब तंग हो जाती है, ठीक है, प्रेस हो जाती है, उसके जो ओपनिंग होते हैं वो बिल्कुल नैरो हो जाते हैं, ठीक है, उस हम क्या करेंगे, रीनल में स्टीनोसिस हो सकता है। रेडिएट्स लेटरली, रेडिएट्स लेटरली का मतलब जो स्टीनोसिस है वो एक ही साइड पर, लेटरल साइड पर जो वो रेडिएट होता है वो साउंड। परक्यूजन, परक्यूजन सिस्टमेटिक डन बिफोर पाल्पेशन टू प्रिवेंट रप्चरिंग दी एवोटा और स्प्लीन। स्प्लीन और एवोटा की रप्चर होने से बचाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, परक्यूजन करेंगे, पाल्पेशन से पहले परक्यूजन करेंगे। टिम्पैनी, टिम्पैनी जो है स्मॉल और लार्ज बाउल, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक होलो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हवा भर जाती है, ठीक है, एक खाली गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टिम्पैनी कहते हैं। डल एबनॉर्मल सॉलिड स्ट्रक्चर, फ्लूइड फीलिंग होलो स्ट्रक्चर। अच्छा, डल हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है, ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर उसमें हो सकते हैं, फ्लूइड हो सकता है, इसी तरह फीसिस हो सकती है, ठीक है, गैस हो सकता है, यूरिन इन ब्लैडर हो सकता है, ठीक है, ए लार्ज ऑर्गन हो सकता है, बेबी भी हो सकती है, यानी इन कंडीशन के साथ टिम्पेनी होता है। एसाइटिस का मतलब होता है फ्लंग डलनेस, फ्लंग डलनेस का मतलब होता है पेड़ जो होता है वो बिल्कुल डल हो चुकी होती है, बाहर की तरफ आती है, ठीक है। इसी तरह फ्लूइड वेव्स उसके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है, फ्लूइड वेव्स, यानी फ्लूइड की जो वेव्स होती है वो हम हियर कर सकते हैं। ये फ्लेक्सनी पोजीशन है, ठीक है। फ्लेक्सनी पोजीशन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बताते हैं कि अपनी जो टांगे वो ऊपर करें, ठीक है, फ्लेक्शन करें, ठीक है, ये फ्लेक्सनी टेक्निक है, ठीक है। तो पल्पेशन जैसे मैंने बताया कि पर्सन को रिलैक्स रखेंगे, फ्लेक्सनी पोजीशन में रखेंगे, और जो पेनफुल एरिया होगा उसको आखिर में पाल्पेट करेंगे। लाइट पल्पेशन मतलब एक हाथ से हम पाल्पेट करेंगे, ठीक है, और डीप पल्पेशन एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे और डीपली उसको पाल्पेट करेंगे। हुकिंग पाल्पेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने फिंगर्स के कर्व बनाएंगे कि जो रिब के जो होते हैं, जो पसलियों के डी उसके नीचे रखेंगे और प्रेस करेंगे, ठीक है। पेशेंट को बोलेंगे आप इनहेल करेंगे, जब पेशेंट इनहेल करेंगे तो हमारे जो फिंगर्स होते हैं जो हमने कर्व शेप के बनाएंगे वो क्या करेंगे हमारे यानी उस पेशेंट के लीवर को टच कर पाएंगे। स्मूथनेस को देखेंगे और नोड्यूल्स को देखेंगे कि नोड्यूल्स और स्मूथनेस है कि नहीं। ओके, ये फिगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हॉकिंग, ठीक है, ये जो है मैंने जैसे बताया कि कर्व बनाएंगे रिब किच के नीचे, ठीक है, ये कहलाते हैं बेसिकली हॉकिंग, ठीक है। गॉट इट, होपफुली समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट फिगर है, इस फिगर में हम देखें ये हॉकिंग मेथड है, ठीक है, लीवर के लिए हम करते हैं। ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड आवर लेक्चर। अच्छा, तो इसके बाद जो है ये लाइट और डीप पल्पेशन है, एक हाथ से हम कर रहे हैं लाइट है, दोनों हाथ से कर रही है डीप पल्पेशन है, ठीक है। पाल्पेबल स्ट्रक्चर में ये पाल्पेबल स्ट्रक्चर आप खुद देख लेने, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने बैठ जाऊँ तो हो सकता है कि कॉपीराइट मुझे मिल जाए यूट्यूब से। पाल्पेट पल्सेस, एवोटा और फीमोरल की पल्स चेक करने के लिए हम उसको पाल्पेट करेंगे। और इसके अलावा जो इनग्वाइनल नोड्स होते हैं, ठीक है, इनग्वाइनल नोड्स जो हमारे इनग्वाइनल रीजन होते हैं उसके अंदर नोड्स को हम चेक करेंगे। मिसाल के तौर पे इनग्वाइनल नोड्स, ठीक है, इनग्वाइनल एरिया, इनग्वाइनल नोड्स मैं आपको बताता हूँ इनग्वाइनल नोड्स क्या होते हैं।
ये आप देख सकते हैं, जो प्राइवेट ऑर्गन होता है इसके पास नोड्स बनते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी खुद बनाती है, लिम्फ नोड्स, ठीक है, इस तरह के बन जाते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बन जाए तो इसे हम हॉकिंग एंड नॉन हॉकिंग लिम्फोमा के अंदर फिर क्लासीफाई करते हैं, जो कि कैंसर होते हैं इम्यून सिस्टम का, ठीक है। तो इसको भी देखना है कि आया ज़्यादा तो नहीं है, उसके सेंटीमीटर कितना है। अच्छा, रिबाउंड टेंडरनेस को पालपेट करना है। जब सिम्टम मौजूद होंगे तो तब हम रिबाउंड टेंडरनेस पालपेशन करेंगे। फिंगर को हम परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा स्किन के ऊपर फिंगर रखेंगे और उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे और फिर जल्दी उसको उठाएंगे, ठीक है। जब उस को जल्दी उठाएंगे तो रिलीज़ ऑफ प्रेशर, इन हमने जो उंगली उठाई उससे प्रेशर रिलीज़ हो गया, तो पेरिटोनियल इरिटेशन। इसका मतलब ये पेशेंट ने कंप्लेन किया, मिसाल के तौर पे हमने स्किन के ऊपर उंगली रखी, उसके अंदर प्रेशर बनाया और फ़ौरन उसको उठाया, पेशेंट ने पेन की कंप्लेन की। इसका मतलब जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है हमारे एब्डोमेन का, उसके अंदर इरिटेशन हो चुका है, ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा। फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑर्गन पैथोलॉजी। अच्छा, मर्फी साइन का मतलब क्या होता है कि गॉल ब्लैडर डिजीज़ मौजूद है। मर्फी साइन का मतलब कि गॉल ब्लैडर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हॉकिंग टेक्निक लीवर की पाल्पेशन के लिए करेंगे, मैंने समझा दिए। पेशेंट को बोलेंगे इनहेल करे, उंगलियों के कर्व बनाएंगे और प्रेशर अपनाएंगे। जब पेशेंट इनहेल करेगा तो गॉल ब्लैडर हमारे फिंगर के साथ टच हो जाएगा और उसकी वजह से पर्सन जो होगा वो इनहेलिंग स्टॉप कर देगा और पेन की शिकायत करेगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड मर्फी साइन। मैकबर्नी पॉइंट जो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर अपेंडिसाइटिस होता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट स्पॉट बिटवीन एंटीरियर सुपेरिक एलिक्रिस्ट एंड अम्बलाइकस। इस हिस्से में जो पिछले फिगर में हमने डिस्कस किया था, एक पॉइंट होता है जहाँ पर अपेंडिस मौजूद होते हैं और सेम इन्हीं मैकबर्नी पॉइंट पर अपेंडिसाइटिस होता है। पेरिटोनियल इरिटेशन, जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है उसको जब इरिटेट किया जाए, ठीक है, किसी भी वजह से तो उसके क्या क्या हमें असरात नज़र आते हैं। एब्डोमन जो ब्रॉड लैक होते हैं, बाउल साउंड एब्सेंट हो जाते हैं, नी चेस्ट पोजीशन, पेशेंट जो वो नी चेस्ट की तरफ चला जाता है, इस तरह नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन। अच्छा, इसमें आप देखें ये नी चेस्ट पोजीशन है, इस पोजीशन की तरफ पेशेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट बिल्कुल लिटल होगी, कंप्लेन होगी पेन की, सीवियर पेन होगी, रिबाउंड टेंडरनेस होगी। आप टच करेंगे तो पेशेंट कंप्लेन की शिकायत करेगा। इसके अलावा रिबाउंड टेंडरनेस, जैसे मैंने आपको भी समझाया कि सेंसिटिव टू टच। अब देखिए, हेल्थ असेसमेंट में मेरी कोशिश है कि आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझाऊं, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है बगैर फिगर के। अच्छा, ये आप देखिए अपेंडिक्स में इलियोसोस टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो ताई है उस ताई को पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ उठाएंगे तो पेशेंट जो है क्या करेगा, कंप्लेन करेगा पेन का। इसके अलावा ऑब्टूरेटर टेस्ट, ऑब्टूरेटर टेस्ट का मतलब इस तरह टांग पेशेंट को उठाएंगे और पेट की तरफ लेके आएंगे तो तब भी पेशेंट क्या करेगा, कंप्लेन करेगा। आप इसको इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो और इस डायरेक्शन में भी आप कर सकते हो, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सोई साइन और इसके अलावा ऑब्टूरेटर साइन, ठीक है। हम राइट फ्लेक्स हिप को रोटेट करेंगे, हिप को एक्सटेंशन करेंगे, पेशेंट क्या करेगा, पेन की शिकायत करेगा। इट्स मीन के अपेंडिसाइटिस क्या है, मौजूद है। इसी तरह अपेंडिसाइटिस में नोज़िया और वोमिटिंग जो ये मोस्ट कॉमन साइन है, नोज़िया एंड वोमिटिंग। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के साइन एंड सिम्टम में डिस्टेंशन होगी, इसके अलावा टिंगलिंग टू एब्सेंट बाउल साउंड, टिंगलिंग साउंड होगी या बिल्कुल कुछ कोई साउंड नहीं होगी, पेन होगी और इसके अलावा रिबाउंड टेंडरनेस नहीं होगी, ठीक है, नो रिबाउंड टेंडरनेस। स्मॉल बाउल के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड, एक्यूट ऑनसेट वोमिटिंग होगी, डिस्टेंशन मिनिमल होगी, सीवियर बोर्ड्स ऑफ क्लोकी पेन मतलब शदीद पेन के बार बार पेशेंट कंप्लेन करेगा। इसकी तरह रेस्टलेस होगा। लोअर बाउल साइन सिम्टम में स्लोअर होंगे, ठीक है, ऑनसेट मतलब आगाज़ उसका स्लो होगा, डिस्टेंशन होगा और इसके अलावा बोर्ड्स ऑफ पेन, कंप्लेन करेगा बार बार पेन का और इसके अलावा लेस टू नो वोमिटिंग, या बिल्कुल कम करेगा या वोमिटिंग बिल्कुल करेगा नहीं, रेस्टलेस होगा, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, और इसकी रिलीफ क्या होगी लोअर बाउल साइन एंड सिम्टम में, अगर बाउल मूवमेंट आ गई तो पेशेंट रिलीव करेगा, अगर बाउल मूवमेंट नहीं होगी तो ये कंप्लेन सीवियर होता जाएगा, सर्जिकल मैनिपुलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड।
बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ये रहा। ओके, राइट अपर क्वाड्रेंट कंडीशन में गॉल ब्लैडर डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम, अगर स्टोन होंगे तो क्लोई की पेन होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट शदीद पेन होगा और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, राइट शोल्डर की तरफ रेडिएट होता जाएगा, नोजिया होगी, जॉन्डिस होगा, फीवर होगा, फेट, इसी तरह 40 स्मेल होगी स्टूल में, ठीक है। इसे मर्फी साइन कहते हैं। यू मस्ट रिमेंबर, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गए तो उसे मर्फी साइन कहते हैं, या उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई उसे मर्फी साइन कहते हैं। इसके लिए एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं कोलिसिस्टैटस, कोलिसिस्टक्मी। कोलिसिस्टक्मी का मतलब होता है गॉल ब्लैडर को रिमूव करना, और जब गॉल ब्लैडर सूज जाते हैं उसे हम कोलिसिस्टैटस कहते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर को रिमूव करना कोलिसिस्टक्मी भी कहलाते हैं, और लेप कोली भी इसे आजकल के दौर में कहा जाता है। लीवर के साइन एंड सिम्टम में अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, एनोरेक्सिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, एसाइटिस हो सकती है, फटेज और वास्कुलरिटी पैटर्न एब्नॉर्मल हो सकती है। इसके अलावा कंजस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ भी पेशेंट जा सकते हैं, और इसके अलावा मायोपैथी भी हो सकती है, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है। तो इसी तरह ये अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट के एब्नॉर्मलिटीज़ है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्प्लीन अगर रप्चर हो गया तो राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा, ठीक है, रिफर पेन होगा, शोल्डर तक रेडिएट होगा। इस साइन को हम केहर साइन कहते हैं, केहर याद रखें। हाइपोटेंशन होगी, हाइपोटेंशन के अलावा जो मतलब ये है कि जो साइनकोप का मतलब होते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियस भी हो सकता है, ठीक है। पेशेंट अचानक लॉस ऑफ कॉन्शियस की तरफ भी जा सकता है और फिर दोबारा भी अपने कॉन्शियस लेवल दोबारा उसका नॉर्मल हो सकता है। पेनक्रियाटाइटिस के साइन एंड सिम्टम क्या है? पेनक्रिया जब सूज जाए तो इसकी वजह से बेसिकली जो अमाइलेज एंजाइम है और लाइपेज एंजाइम है वो बढ़ जाते हैं। कहाँ पर है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में रिफर पेन होते हैं, बैक और स्केपुला तक रिफर होता है, और नी फ्लैग छुरी की दार की तरह, यानी छुरी जहाँ पर लगती है उस तरह तेज़ दर्द होता है, ठीक है। इसी तरह फीवर भी होता है, रिबाउंड टेंडरनेस भी होती है, आप उस जगह को टच नहीं कर सकते, नोज़ वोमिटिंग भी होती है, और बाउल साउंड जो होता है डिक्रीज हो जाते हैं। तो डेट कंडीशन इज कॉल्ड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिसाइटिस है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो फिलोपियन ट्यूब के अंदर जो प्रेगनेंसी हो जाए उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर, जो ड्यूडेनम पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर जब परफोरेशन हो जाए उसे हम परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। राइट यूरिथ्रल किडनी स्टोन, किडनी के अंदर या यूरिथ्रल के अंदर स्टोन हो सकते हैं, कौन सी जगह पर? राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में भी एक किडनी मौजूद है, किडनी दो है, राइट भी और लेफ्ट भी है, ठीक है। इसी तरह राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिसाइटिस है, साइन एंड सिम्टम है, रोजिया है, नोजिया वोमिटिंग है, क्लो की पेन है, ठीक है। 12 से लेकर 24 आवर्स तक कंटिन्यू रहते हैं। मैकबर्नी पॉइंट पर मैंने बताया था, मैकबर्नी पॉइंट पर अपेंडिसाइटिस होता है, ये डाउ के एग्जाम में पूछा गया है पास्ट पेपर में, ठीक है। पॉजिटिव पेरिटोनियल साइन में इलियोसाइज है, और इसके अलावा ऑब्टूरेटर, मैंने पहले बताया इलियोसाइज ऑब्टूरेटर, इससे पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, और वाइट सेल काउंट भी बढ़ जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है, शोल्डर में भी पेन होते हैं, ठीक है। पेरिटोनियल साइंस डेवलप हो जाते हैं, शॉक, लो बीपी और हाई पल्स की तरफ पेशेंट शिफ्ट हो जाते हैं। राइट लोअर क्वाड्रेंट में परफोरेटेड ड्यूडेनल अल्सर है, उसके साइन एंड सिम्टम डिस्टेंशन है, पेरिटोनियल साइंस है, ब्लड इन स्टूल है, और एपिगेस्ट्रिक एरिया में पेन होगा। राइट यूरिथ्रल किडनी स्टोन्स में नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, क्लोकी और सीवियर पेन आते हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट में, और ग्रूइन एरिया में भी, और पेशेंट रेस्टलेस होते हैं। समटाइम ब्लड इन यूरिन, जिसे हेमाचूरिया कहते हैं, ये कंडीशन पैदा होते हैं। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में जो लेफ्ट यूरिथ्रल किडनी स्टोन होते हैं वो आ सकते हैं। लेफ्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, जो ओवरी होती है, ठीक है, दो होते हैं, दो ट्यूब होते हैं, ओविडक्ट, राइट और लेफ्ट, तो राइट साइड पर भी हो सकते हैं, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट होगा, लेफ्ट पे होगा, और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट हो गया। डायवर्टिकुलाइटिस, जब इंटेस्टाइन के अंदर बल्जेस बन जाते हैं और वो फिर सूज जाते हैं, उसे हम डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। इन्फेक्टेड डायवर्टिकुलम, शुरू में वो डायवर्टिकुलम होते हैं, एक बल्जेस होते हैं, लेकिन फिर जब उसके अंदर स्टूल फंस जाते हैं वो डायवर्टिकुलाइटिस कहलाते हैं। उसके साइन एंड सिम्टम क्या है? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन आते हैं, फीवर, डायरिया, कंस्टिपेशन, पेन और डिसेंडिंग कॉलन, जो डिसेंडिंग कॉलन होता है उसमें शदीद पेन होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम, अगर 40 ईयर्स से आपकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है, तो रेक्टल एग्जामिनेशन परफॉर्म करें, ठीक है। स्पेशली एशिया के अंदर कोलोन कैंसर बहुत ज़्यादा प्रोन है।
उसके हम इंस्पेक्शन करते हैं और पैल्पेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एब्डोमिनल फाइंडिंग्स, एबनॉर्मल फाइंडिंग में हम एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन, टाइप ऑफ एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल साउंड्स, स्किन कलर और अदर कॉमन GI एबनॉर्मलिटीज़ जो है ये हमारे एबनॉर्मल फाइंडिंग होती हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपने इस तवील लेक्चर को इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं की दरख्वास्त है।